हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है वो कर रहे थे। तो देखिए, आज हमारा नया सब्जेक्ट है, वो है सिग्नल एंड सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके मैंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी दोनों ब्रांचों के लिए लिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ द सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ई। ये आपकी पावर में था ई की पावर माइनस टू टी यू टी। ठीक है, मतलब ये ऐसा था आपका एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टू टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, हमें इस सिग्नल की एनर्जी को फाइंड करना था, इसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपको सिग्नल के बारे में थोड़ी अगर नॉलेज होगी तो ये आपको कैस टाइप का सिग्नल दिख रहा है, ये हमारा वन साइडेड सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है यू ऑफ टी। यू ऑफ टी की लिमिट क्या होती है आपकी, जीरो टू इनफिनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे वन साइडेड सिग्नल है और एक किस टाइप का सिग्नल है। अगर आपको सिग्नल के बारे में पता होगा तो देखिए ई की पावर माइनस एटी होता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एटी मतलब क्या होगा, ये आपका डीकेइंग टाइप का सिग्नल होगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। हम इसके ऑब्जर्वेशन से हमने क्या देखा, ये आपका क्या होगा, ये हमारा वन साइडेड सिग्नल है, वन साइडेड, और साथ ही साथ ये क्या है, हमारा एक डीकेइंग सिग्नल है। मतलब इसका जैसे जैसे हम टी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये हमारे इसकी वैल्यू आपकी डीकेइंग होते जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डीकेइंग सिग्नल है। ठीक है, ये आपका डीके करेगा सिग्नल, वन साइडेड प्लस हमारा डीकेइंग सिग्नल है। तो हमें क्या निकालने मेरे भाई, हमें निकालने एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ई इज इक्वल टू, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, वो होता है हमारा इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी का मॉड करते हैं और उसका स्क्वायर। ठीक है, एक्स ऑफ टी के मॉड का स्क्वायर हमारी आती है एनर्जी। ठीक है, और किसके उसमें हो रहा है, टाइम पीरियड उसमें, तो हो जाएगा आपका डी टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से ही बना आपका, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड एक्स ऑफ टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, ये आपका पूरे टाइम एक्सेस के लिए, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी आपकी माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक आ जाएगी। ठीक है, अगर लिख देता हूँ, चलो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, एनर्जी का ही आपका जनरल यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यू ऑफ टी है। ये देखिए यू ऑफ टी क्या होता है, ये आपका होता है यूनिट सिग्नल। यूनिट सिग्नल क्या होता है, देखिए इस टाइप का सिग्नल बनता है जो आपका जीरो से आपका आगे बढ़ता है, ये जिसकी यूनिट मतलब वैल्यू वन हो। ठीक है, मतलब ये आपका जीरो टू इन्फाइनाइट जाएगा। ये वाला सिग्नल की वैल्यू कहाँ से जाएगी, ये जीरो टू इन्फाइनाइट जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको वन साइड सिग्नल बोला है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट नहीं होके माइनस इन्फाइनाइट से आपके जीरो तक का वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, देन आपकी वैल्यू आ रही है वन। तो हम यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, हमारी हो जाएगी आपकी लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, क्योंकि यू ऑफ टी है, बाकी सिग्नल आएगा वही सिग्नल एक्स ऑफ टी। सिग्नल क्या है हमारा, ई रेज टू पावर माइनस टू टी। ठीक है, ये हमारा सिग्नल आ जाएगा, तो आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टू टी का स्क्वायर। ठीक है, और डी टी के उसमें हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, बाकी ये हो जाएगा आपका ई की पावर दो का स्क्वायर, चार हो जाएगा, ई की पावर माइनस फोर टी इंटू डी टी। अब यहाँ से हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको पता होगा ई की पावर माइनस फोर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस आ जाएगा बाहर पर और हो जाएगा आपको ई की पावर माइनस फोर टी अपॉन ये जो कांस्टेंट है वो टर्म आ जाएगा नीचे। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा बाहर पर, ई की पावर हो जाएगा माइनस फोर टी और जो कांस्टेंट है ये फोर, ये आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, और हम लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक का, जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, ये यहाँ ये क्या आ गया, तो ये आपका जीरो टू इन्फाइनाइट हमारी लिमिट लग जाएगी इस टाइप से। बस इसको सॉल्व करेंगे। तो अगले पेज में ले आता हूँ। तो ये हमारे क्या आया था, एनर्जी निकाले थे हम। एनर्जी की वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस फोर टी अपॉन फोर, जीरो टू इन्फाइनाइट, माइनस ई की पावर माइनस फोर टी अपॉन फोर, और यहाँ पर थी हमारी जीरो टू आपका इनफाइनाइट, ये थी हमारी लिमिट। तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, मतलब अपर लिमिट लगाएंगे देन हम यहाँ पर लोअर लिमिट लगाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आएगी वैल्यू वन बाई फोर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.25 जूल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 जूल। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर नंबर ए 0.25 जूल।
ठीक है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखे, हम इतना एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं कि उसको हम आपका ये आपका फार्मूला निकालें, फिर उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इसके लिए हमने शॉर्टकट क्या, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी हमारा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है, अगर डीकेइंग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कलर चेंज करते हैं, ये कलर, ठीक है। तो यहाँ पर से स्टार बना के दिखा देता हूँ। अगर हमारा यहाँ पर क्या, हमारा अगर स्टैंडर्ड आपका एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल है, तो क्या होगा, देखिए, अगर स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल है मतलब एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। अगर इस फॉर्म में है ना मेरे भाई, देखिए इसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था, अगर ये है तो हमें इसके लिए एनर्जी क्या आती है, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, हमारी जो एनर्जी आती है वो आती है 1/2a, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर एनर्जी आती है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके इस केस के लिए, ठीक है। मतलब अगर इस टाइप का कोई भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा आपका एक्सप्रेशन, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, क्वेश्चन में क्या था आपका ई की पावर माइनस 2t यू टी। देखिए, क्वेश्चन में था आपका एक्स ऑफ टी की वैल्यू थी एक्स टी की ई की पावर माइनस 2t इंटू यू टी, ठीक है। अगर मैं इसको इसके थ्रू एनर्जी निकालूँ तो सिंपल आपने क्या याद करना है, एनर्जी होती है हमारी डीकेइंग सिग्नल की, वन साइडेड डीकेइंग सिग्नल की, विच इज़ 1/2 इंटू ए। तो यहाँ पर से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी ये 2, तो 2 इंटू 2 विच इज़ 1/4 एंड सिंपली वी कैन से 0.25 और 0.25। एनर्जी की यूनिट होती है हमारी जूल, ठीक है। आप इसके थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब चलो थोड़ा इसके बारे में और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि सिग्नल अब एक मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो देखिए, ये हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाली यहाँ पर एनर्जी। अगर पावर निकालते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी तो बता देते हैं। पावर के लिए देखिए, हमारा पावर का फॉर्मूला होता है लिमिट t टेंस टू 0, हम टाइम को मतलब t टेंस टू इन्फिनिट जाते हैं, और यहाँ पर आता है आपका 1/2t इंटीग्रेशन करते हैं आपका सेम एनर्जी का इंटीग्रेशन हमारे क्या आता है पावर, ठीक है। और इसको अपॉन हम लोग टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एनर्जी अपॉन टाइम हमारा आता है पावर, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर से एनर्जी सिग्नल जो है, ये आपका एनर्जी सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये से हमारी एनर्जी, इसको हमने डिवाइड करा ये टाइम से 2/t, ठीक है। ये हमारी है पावर। तो पावर का फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिट 1/2t इंटीग्रेशन x ऑफ t का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू टाइम के उसमें हो रहा है तो आ जाएगा dt, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आई पावर की। अगर पावर निकालनी होती है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर पावर निकालते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर अगर पावर और एनर्जी सिग्नल ये दो आते हैं, आपको क्लासीफाई करना पड़ता है कि ये पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर हमारा यहाँ पर एनर्जी सिग्नल होगा तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, और पावर सिग्नल होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है। अगर हमारा एनर्जी सिग्नल है ना मेरे भाई, तो इसमें हम दो चीज़ देखते हैं। क्या, एनर्जी सिग्नल होगा तो उसकी एनर्जी हमेशा ई क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। एनर्जी ऑलवेज बी फाइनाइट इन केस ऑफ एनर्जी सिग्नल, वेयर एज द पावर इज ऑलवेज जीरो। पावर हमेशा जीरो आएगी आपकी एनर्जी सिग्नल की। वहीं अगर मैं आपके पावर सिग्नल की बात करूँ, पावर सिग्नल, तो पावर सिग्नल क्या होता है, पावर सिग्नल में जो हमारी यहाँ पर पावर आएगी वो आएगी फाइनाइट। पावर यहाँ पर फाइनाइट आएगी, पर एनर्जी लोग कहेंगे यहाँ पर जीरो आएगी, नहीं। एनर्जी यहाँ पर क्या आती है, हमारी एनर्जी आती है इनफाइनाइट, विच इज़ दिस, ठीक है। तो हमारे जैसे पावर सिग्नल क्या हो गया, यहाँ पर अगर जैसे साइन टी और आपका कॉस टी या फिर स्टेप सिग्नल वगैरह यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने दिखाई दिया आपको, ई की पावर 80 ये वाला बता दिया, ये वो बता दिया। अच्छा, एक जो आपका मेन था ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका डबल साइडेड सिग्नल होगा तब क्या होगा। देखिए, डबल साइडेड सिग्नल जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ ना मैं, देखिए ये जो आपका था सिग्नल, ये ई की पावर माइनस 80 यू टी, मतलब ये किस टाइप का था। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊँ तो ये आपका इस टाइप से, ये इस टाइप से डीकेइंग सिग्नल था। यहाँ को ये था आपका ई की पावर माइनस 80, ये हमारा इस टाइप से आपका डीकेइंग सिग्नल था, ई की पावर 80 यू टी, ठीक है। ये हमारा ऐसे आपका डीकेइंग सिग्नल था। देखिए, सिमिलरली आपका एक केस ऐसा होगा जिसमें इस साइड से होगा ये, ठीक है। वो क्या होता है, ई की पावर 80 यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। ये हमारा आपका ये वाला सिग्नल है, ई की पावर जहाँ पर 80 है और आपका टी क्या है, माइनस का है, ठीक है। इसी का जो अगला केस आता है वो हम, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, कौन सा आपका, जिसमें डबल साइडेड होता है। मतलब एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है,
ई की पावर माइनस ए टी, टी का क्या होता है मॉड, ठीक है, टी का यहाँ पर मॉड होता है, मतलब आपका टी की लिमिट माइनस में भी जाएगी प्लस में भी जाएगी, मतलब इस टाइप का सिग्नल है, डबल साइडेड सिग्नल। इसकी एनर्जी का स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो यहाँ की ओर को डाउनवर्ड बनेगा और ये भी डीकिंग बनेगा, मतलब ये आएगा ई की पावर माइनस ए टी इंटू यू टी, और इस साइड को आएगा आपका ई की पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड सिग्नल है, इसका हमारा एनर्जी क्या होती है ये निकालने को आता है, एक दो एग्जाम में मैंने देख रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। तो आपने इसमें क्या करना है, एनर्जी होती है 1 वहाँ पर से 2 इंटू ए, सिंगल साइड है, साइड में 2 इंटू ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2 ए विच इज़ इक्वल टू 1/a। तो सिंपली आप जो ए की वैल्यू उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारी होती है पार्शियल आपका थ्योरम, वो भी आपके एनर्जी निकालने काम आती है, वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में, मैंने एक क्वेश्चन लिया उसके बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें इसके अलावा ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, और एनर्जी और पावर सिग्नल का क्लासिफिकेशन, देन ये पावर कैसे निकालते हैं ये, और बाकी मैंने पीछे आपको यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया था कि इसको कैसे निकालते हैं आपकी एनर्जी को, ठीक है। ये हमारे एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, इसके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों एक्सप्लेनेशन ठीक लग रही है या शॉर्ट में ही बताऊँ आपको, जैसा कहेंगे, वरना मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आपका हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज वाई टी इज इक्वल टू एक्स टू टी, ठीक है। एक सिग्नल था वाई टी, आउटपुट है वाई टी, किसके बराबर है, ये आपका एक्स टू टी इसके बराबर है। तो पूछा है कि आपका सिस्टम ये लीनियर होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा, कॉजल होगा, या लीनियर टाइम वेरिएंट नॉन कॉजल, मतलब हमें बताना है कि आपका लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, ये आपका कॉजल है या नॉन कॉजल है, ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। हमें इसमें से बताना है कि इनमें से ये सिग्नल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें तीनों चीज़ चेक करनी पड़ेगी, कौन सी आपकी, हमने सबसे पहले यहाँ पर लीनियरिटी चेक करनी पड़ेगी, देन यहाँ पर टाइम इनवेरिएंस चेक करना पड़ेगा, देन हमने यहाँ पर कॉजलिटी चेक करनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि सिग्नल आपका कॉजल है या फिर आपका एंटी कॉजल है, ठीक है, या फिर आपका नॉन कॉजल है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि ये आपका लीनियरिटी हम लोग इसकी चेक करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमारा एक्स ऑफ टी को हमने यहाँ पर a टाइम्स ऑफ x1t करा, ठीक है, प्लस b इंटू x2t करा, तो यहाँ पर हमारा y t क्या आ जाएगा, y t हमारा आ जाएगा आउटपुट, ये आ जाएगा a x1, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, t की जगह आउटपुट में क्या है 2t, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t, प्लस यहाँ पर आ जाएगा b इंटू x2, और t की जगह क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका यहाँ पर सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर सुपरपोजिशन में हमारी लीनियरिटी और होमोजेनिटी दोनों आती है, और यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर हमने इन दोनों को ऐड करा होमोजेनिटी से, और आपका सुपरपोजिशन में देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट भी उसी प्रपोर्शन में आपका इंक्रीज हो गया, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, इट इज़ अ लीनियर सिस्टम। तो ये तो पता हो गया कि हमारा ये लीनियर हो गया, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि आपका टाइम वेरिएंस है या फिर नहीं। अगला पेज में जाते हैं, टाइम इनवेरिएंस या टाइम वेरिएंस को हम यहाँ पर चेक करेंगे, TIV या TV, टाइम वेरिएंस या टाइम इनवेरिएंस है ये नहीं, हम इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इनपुट को हम लोग डीले करते हैं, मतलब हमारा जो इनपुट है x को हम लोग डीले करेंगे, xt इज डीले बाई t0, कोई एक टाइम पीरियड से t0 से डीले करा, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा आउटपुट भी अगर डीले हो रहा है विच इज़ इक्वल टू आउटपुट है हमारा y ऑफ t, आउटपुट है हमारा y ऑफ t, इसको क्या लिखेंगे, y ऑफ t था हमारा आपका x ऑफ 2t, ठीक है, ये हमारा था आपका y ऑफ t। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x ऑफ 2t माइनस t0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये आपका दोनों आपको मैच नहीं कर रहे हैं, देखिए इनपुट ये है, आउटपुट ये आ रहा है, मतलब इन दोनों में मैचिंग नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टाइम वेरिएंस, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम वेरिएंस सिस्टम, ठीक है। अगर दोनों सेम आते तब तो टाइम इनवेरिएंस, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग आ रही और इसकी वैल्यू अलग आ रही, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ये क्या आ जाएगा आपका टाइम इनवेरिएंस सिस्टम। लीनियर अगर टाइम इनवेरिएंस आ गया, अब हम आपके चेक करेंगे कि आपका कॉजल है या फिर आपका नॉन कॉजल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉजल के लिए चेक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू पर 1 पुट करेंगे, ठीक है।
हमारा क्या होता है, कॉजल सिस्टम क्या होता है, आपके आपके फ्यूचर वैल्यू पर आपका डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप कॉजल के लिए अगर टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट हमारा y ऑफ t इज इक्वल टू x इंटू 2t। अगर t की वैल्यू टाइम 1 पुट करेंगे तो y ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y ऑफ 1 इज इक्वल टू x 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो y ऑफ 1 के लिए यहाँ पर x2 चाहिए, मतलब क्या हुआ, आउटपुट निकालने के लिए हमें ये आपको इनपुट की फ्यूचर वैल्यू जो सेकंड वैल्यू ये चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंफर्म हो गया, मतलब ये आपके टाइम की वैल्यू हमें 2 चाहिए यहाँ पर, इससे ये कंफर्म हो गया कि आपका नॉन कॉजल सिस्टम है जो आपका फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। इट इज़ अ नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका टाइम इनवेरियंस हो गया, नॉन कॉजल हो गया और आपका लीनियर हो गया। टाइम इनवेरियंस नॉन कॉजल और लीनियर है, आपका टाइम इनवेरियंस है और कॉजल नहीं, पहला गलत, लीनियर है, ये सॉरी टाइम वेरियंस है और आपको नॉन कॉजल, बिल्कुल आंसर नंबर 20 का ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका आंसर निकाला कि हमने कैसे करा करके, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में आपको बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करते गए हैं, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर हम लोग अपने सॉरी क्या था हमारा, हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारे कैसे आया। देखिए अगर हमारी किसी भी उसमें टाइम स्केलिंग दी होती है, टाइम स्केलिंग वाला अगर प्रोडक्ट होगा तब क्या होगा, देखिए 2-4 चीज़ें आप सीधे कॉन्सेप्ट बेस याद कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हमारी टाइम स्केलिंग दी होगी, टाइम स्केलिंग द्वारा दिया है, मतलब क्या है, y ऑफ टी, हमारा आउटपुट y ऑफ टी जो है वो है आपका x80, ठीक है। अगर ये है, ठीक है, x80 मतलब यहाँ पर किसी से आप कोई एक फैक्टर a से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ी डार्क हो रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर मॉड a की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मॉड a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा हमारा यहाँ पर टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा और ये हमेशा नॉन कॉजल रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, आपका टाइम वेरिएंट, टाइम के साथ ये आपका सिग्नल वेरी करेगा और आपका साथ साथ ये क्या होगा, ये आपका नॉन कॉजल सिस्टम होगा, मतलब ये आपका क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा। वहीं अगर आपका मॉड a की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो ये क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, एक्सप्रेशन करेगा, ठीक है। दिस टाइम को क्या करेगा, ये आपका सिग्नल को एक्सप्रेशन करेगा, मतलब वो आपको बड़ा करेगा, सिग्नल का एक्सपांसन करेगा। जैसे आपका अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू t/2 हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तब हमारा सिस्टम क्या होगा, इस टाइम पर भी हमारा सिस्टम टाइम वेरिएंट होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा सिग्नल बन जाएगा आपका कॉजल, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, अगर एल मॉड a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन a है तो आपका यहाँ पर टाइम वेरिएंट और नॉन कॉजल रहेगा। वहीं अगर आपकी मॉड a की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो हमारा टाइम वेरिएंट तो होगा, बस आपका यहाँ पर कॉजल हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। बाकी आपको मेमोरी लेस या फिर मेमोरी वाले इनपुट के बारे में पता होगा, चलो बता देते हैं। देखिए मेमोरी लेस या फिर मेमोरी सिस्टम क्या होता है, मेमोरी लेस सिस्टम होता है जो आपका सिर्फ आपका प्रेजेंट वैल्यू पर ही काम करे, ठीक है। और आपका मेमोरी वाला सिस्टम होता है जो आपके फ्यूचर वैल्यू को भी रखे या पास्ट वैल्यू को भी आपस में रखे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, y ऑफ टी, आउटपुट है y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ 2t, ठीक है। ये हमारा सिग्नल है जो इसमें दिया था, ये हमारा किस टाइप का सिग्नल है, इसमें हमारी ये आपका क्या करेगा, ये आपका मेमोरी सिग्नल है। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें यहाँ पर टाइम की MEMORY ये हमारा मेमोरी सिग्नल है, क्योंकि इसमें आपने टाइम की इसने पास्ट और फ्यूचर वैल्यू रखी है। देखिए ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, ये इसने यहाँ पर रखी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेमोरी सिग्नल। वहीं आपका y ऑफ टी अगर यहाँ पर x ऑफ टी के बराबर हो, जो आपका करंट इनपुट के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका मेमोरी लेस सिस्टम। इसमें कोई भी मेमोरी या फिर प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर की कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं होती है, ठीक है। तो ये जाएगा मेमोरी लेस सिग्नल। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये हो गया। बाकी एक सिंपल ट्रिक आपको ये भी पता होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस कलर से। देखिए हम जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा t है, मतलब जो टाइम है, जैसे आपको दिखाता हूँ, अगर x ऑफ 2t है, ठीक है, x ऑफ 2t होगा, टाइम को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, जहाँ भी हमने टाइम पे चेंज करा ना, देखिए t को x ऑफ टाइम का स्क्वायर कर दिया, अगर t स्क्वायर या t क्यूब कुछ भी कर दिया, या आपका x ऑफ 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3t और इसको माइनस भी कर दिया -1, ठीक है। मतलब हमने टाइम के साथ जहाँ पर भी अगर छेड़खानी करी है, मतलब क्या, अगर हम टाइम ने डज नॉट इक्वल टू 1 करा ना, तो हमेशा
ऑलवेज इन केस में हमारा क्या होगा, हमारा ऑलवेज बता देता हूँ आपको, ऑलवेज जो हमारा सिस्टम होगा, ठीक है, वो आपका कैसा होगा, ये हमारा टाइम वेरिएंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम के साथ टी के साथ कुछ ना कुछ आपने चेंज कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम इक्वल टू 1 नहीं है, तो हमेशा यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमेशा हमारा सिग्नल यहाँ पर टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है। ये आप इसमें इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, बस इतना ही आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। तो देखिए मैंने इसके बारे में भी, इसके अलावा भी आपको ये क्वेश्चन के अलावा भी बाकी हर चीज़ बता दी जो इसमें आ सकती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा ये, इसमें दिया है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है विच इज़ यू ऑफ टी, मतलब हमें यू ऑफ टी जो आपका सिग्नल है इसका एफ टी बताना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको स्टैंडर्ड है, आपको वैसे पता भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए जो हमारा यू ऑफ टी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका यूनिट स्टेप इनपुट। अगर हम यू ऑफ टी के लिखना चाहें, देखिए अगर हम यू ऑफ टी को यहाँ लिखें तो यू ऑफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, यू ऑफ टी हमारा एक आपका कॉन्स्टेंट टर्म आएगा विच इज़ 1/2 प्लस हमारा 1/2 इंटू सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम ऑफ टी। हम ऐसे करके इसको लिख के सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, जिससे आपके यू ऑफ टी जो हमारा यूनिट स्टेप है इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। ये आपको पहला वाला पार्ट है, ये क्या है आपका डी सी है, डी सी वैल्यू है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको 0.5 भी बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या है और ये जो हमारा ये आपका सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। अगर हमें पता है कोई भी आपका डीसी सिग्नल होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक मिनट आपको वैसे पता ही है, लेकिन मैं कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारा डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू का यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ। अगर मैं आपको निकालूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीसी वैल्यू विच इज़ 1/2, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, ये आता है हमारा पाई डेल ओमेगा, ठीक है। ये आपको पता भी होगा जैसे पाई डेल ओमेगा आता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी डीसी या कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, उसमें आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब यहाँ पर ओमेगा 0 होता है, इसलिए आपका हमेशा ये क्या देगा, एक इम्पल्स देगा, ठीक है। इम्पल्स को हम लोग यहाँ पर डेल्टा से दिखाते हैं। वहीं अगर हम सिग्नम का देखें, सिग्नम का ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम ऑफ टी, सिग्नल है आपका सिग्नम ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें तो ये आपका स्टैंडर्ड आपको पता होगा 2/j ओमेगा, ठीक है, विच इज़ 2/j ओमेगा यहाँ पर हमारा आता है, ठीक है। ये हमारा आता है सिग्नम का, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 1/2 सिग्नम, मतलब आपका सिग्नम का हमने 1/2 करना है, तो हमने 1/2 इंटू आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी के निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/j ओमेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कटते जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/j ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जो हमारा यू ऑफ टी का जो ओवरऑल यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन जो ओवरऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा यू ऑफ टी का, यहाँ पर से फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा यहाँ से पाई डेल ओमेगा, ये आपका डी सी टर्म का पाई डेल ओमेगा प्लस हमारा ऐड हो जाएगा 1/j ओमेगा, जो आपका हाफ सिग्नम टी का हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो क्या आ जाएगा पाई डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। तो पाई डेल ओमेगा 1+j ओमेगा, आंसर नंबर 20 का बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये याद कीजिए डायरेक्टली, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी इज इक्वल टू पाई डेल ओमेगा प्लस आपका 1/j ओमेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपने याद कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर आपका e की पावर -AT ut, ठीक है, वही आपका राइट साइड है डीकेइंग सिग्नल है, इसका अगर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड है आपको पता होना चाहिए 1/a+j ओमेगा, ठीक है, a+j ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो नीचे प्लस आता है, और अगर वहीं अगर आपका यहाँ पर अगर प्लस होता तो नीचे माइनस आता, ठीक है। बाकी सिग्नम का मैंने आपको दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। सिग्नम ऑफ टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो आता है आपका 2/j ओमेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हमारा ऑड फंक्शन होता है, सिग्नम ऑलवेज अ ऑड फंक्शन। बाकी कांस्टेंट का आपको बताइए, कांस्टेंट का क्या है, अगर कांस्टेंट सिग्नल x ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है, मानो कोई कांस्टेंट सिग्नल है, ठीक है, कांस्टेंट सिग्नल मान लिया x ऑफ टी, कोई ये कांस्टेंट वैल्यू 1 के है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, इसका हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा आपका 2 पाई डेल ओमेगा, ठीक है। ये हमारा इसका वैल्यू आती है। बाकी आपको इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ये आपको पता ही है, इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल। देखिए डिस्क्रीट सिग्नल है, कंटिन्यूस नहीं है,
डिस्क्रीट सिग्नल एक्स ऑफ एन, डिस्क्रीट को हम एन से डिनोट करते हैं और आपका कंटिन्यूस सिग्नल को टी से डिनोट करते हैं। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस 0.12 पाई एन। ठीक है, हमने इसका फंडामेंटल पीरियड यहाँ पर निकालना है इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसको इजीली सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस 0.12 पाई एन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सी सिग्नल है। तो अगर हम यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्स एन इज इक्वल टू होता है कॉस ओमेगा एन। ठीक है, या फिर हम कॉस ओमेगा नॉट एन जो हमारे इसमें स्टैंडर्ड सिग्नल होता है वो लिखते हैं। तो देखिए अगर हम इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा या ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए ओमेगा नॉट एन इस सिग्नल के हिसाब से। तो यहाँ से अगर आप ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 पाई। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0.12 पाई। ओमेगा है तो ओमेगा किस में आता है आपका, रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमेशा रेडियन पर सेकेंड में होती है। अब हम लोग यहाँ पर से ये करने के बाद इसका हम लोग निकालते हैं रेशियो। ठीक है, विच इज़ ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई से हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। अगर हमारा रेशियो अगर आपका रेशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, देन जो हमारी क्यू की वैल्यू होती है मतलब डिनोमीटर की वैल्यू जो होती है वही हमारी हमेशा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है आपके डिस्क्रीट टाइम के केस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से बाई कंपेरिजन में ओमेगा नॉट की वैल्यू आई। देन हम यहाँ पर से टाइम पीरियड निकालने के लिए आपका ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई करेंगे। ठीक है, विच इज़ ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। इसको हम देखेंगे कि रेशनल आ रहा नहीं आ रहा। रेशनल मतलब पी अपॉन क्यू में, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 0.12 पाई, और ये क्या आ जाएगा नीचे 2 पाई। तो पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा आपका, अगर पॉइंट हटाता हूँ तो आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा आपका 200। 2 से ये कट जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 6/100 और कट जा रहा है तो 2 3 6 और ये 50, 3/50। तो 3/50 हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और वे आर आपका क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल। तो आपका किस फॉर्म में, ये आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में जहाँ पर क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो आपकी क्यू की वैल्यू होती है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर आई 50 और यही हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास फंडामेंटल यहाँ पर जो आपका फंडामेंटल पीरियड है वो आपका क्यू की 50 है। फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू 50 है, मतलब आपका क्या करेगा, 50 सैंपल लेगा। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। 50 सैंपल, आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में करते हैं। तो आपने सिंपल इसमें क्या याद करना है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हमने बस एक फॉर्मूला याद करना है, विच इज़ ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। ये हमारा क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर से क्यू की वैल्यू आएगी फंडामेंटल पीरियड के लिए, फंडामेंटल पीरियड कि जो हमारी क्यू की वैल्यू आएगी वही हमारी फंडामेंटल पीरियड एन के बराबर होगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर से याद कर लीजिएगा। बस इसको इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, कन्वॉल्विंग 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर पल्सेस विथ विड्थ t एंड हाइट 1 रिजल्ट इन। देखिए मतलब इसमें क्या है, हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर पल्सेस है, सेम हाइट की हैं। देखिए मतलब इस टाइप से है। ये मैंने कोई अभी नाम नहीं दिया है, खाली वैसे बता रहा हूँ। माना ये सेंटर में भी हो सकती है, सेंटर के यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम इसको सिंपल ऐसे ही आपको बेसिक समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपके स्टेप से हमारी यहाँ पर इनकी वैल्यू है। माना ये सेंटर से मान लेते मैंने, ये हमारी एक ये है, देन एक ये है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर 2 पल्सेज हैं। ठीक है, और दोनों की जो आपकी यहाँ पर से इनकी इसकी विड्थ है ये 0 to t है, और इसकी भी यहाँ पर से 0 to t है, और दोनों की हाइट है 1, मतलब यूनिट हाइट 1 है। तो इनका जब हम कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ये इन दोनों आपका रेक्टेंगुलर पल्सेस का कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो हमारा क्या आता है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी आपको वैसे पता भी होना चाहिए। जब भी हम आपका 2 आपका ट्रायंगुलर को हम कॉन्वोल्यूट करते हैं, सॉरी जो रेक्टेंगुलर को कॉन्वोल्यूशन करते हैं, तो हमारे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनते हैं, जिसका आपका जो आपकी विड्थ होती है वो आपके पर्टिकुलर आपके दोनों का हम लोग समीशन करते हैं। दोनों आपके
रेक्टेंगुलर की विड्थ का समीशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइट के लिए हम लोग 1 इंटू जो आपकी मैक्सिमम विड्थ होती है उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो खैर आपको ये वाले क्वेश्चन को भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे कॉन्वोल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग रेक्टेंगुलर पल्स की जो आपके उसकी पल्स है उसको आपके दूसरे रेक्टेंगुलर के पल्स के ऊपर से हम लोग स्लाइड करते हैं, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे उसका जो ओवरलैप एरिया आता है ना वो यहाँ पर इंक्रीज होता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो शेप बनती है वो हमारी एक साथ ट्रायंगुलर शेप बनती है। तो हमारे आउटपुट वेवफॉर्म की इसमें जो ड्यूरेशन आएगी, आउटपुट वेवफॉर्म ड्यूरेशन, तो देखिए वो हमारी यहाँ पर मतलब उसकी विड्थ कितनी आएगी, वो हमारी मैंने क्या कहा था दोनों का सम T1 प्लस T2, ठीक है। माना एक की विड्थ T1 है दूसरे की विड्थ T2 है और दोनों को आपके सेम है तो माना TT मान लेते हैं, दोनों की विड्थ T है तो 2 टाइम्स ऑफ T, ठीक है। आपकी विड्थ जो आएगी आपकी दोनों की आपकी विड्थ का समीशन होगा, ठीक है। आप और यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपकी दो पल्स पूरी तरह से ओवरलैप करती है तो हमारा क्या होता है यहाँ पर आउटपुट जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है, ठीक है। जहाँ पर आपके जो रेक्टेंगुलर का पल्स का एरिया होता है मैक्सिमम, उसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं आपका उसकी विड्थ से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसकी हाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी हाइट है वो है आपकी 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इस किसी भी एक आपके रेक्टेंगुलर की जो विड्थ है उससे, ठीक है। यहाँ पर किसी एक की है T, तो 1 इंटू टी हो जाएगा हमारा T। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये हमारा एक बनेगा ऐसा आपका ट्रायंगल है जिसका एरिया होगा, जिसके आपका बेस होगा 2T और आपका एरिया होगा आपका हाइट होगी उसकी T, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर एक वो बनेगा आपका ट्रायंगल। देखिए मतलब इस टाइप से आपका ये कुछ बनेगा। ट्रायंगल के शेप्स ऐसे मेरे इसमें नहीं है क्या, अरे है यार देखिए ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये क्या है लेकिन उल्टा बन रहा है। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से बनेगा ऐसा, जहाँ पर इसकी जो टोटल विड्थ है ये 2 टाइम्स ऑफ T होगी और इसकी हाइट जो होगी ये आपकी T होगी, ठीक है। जब आपका दो ट्रायंगुलर वेव को यहाँ पर सेम ट्रायंगुलर वेव को आपको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें हमारी एक जब भी हम रेक्टेंगुलर का कन्वर्जन करेंगे हमेशा ट्रायंगुलर वेव बनेगी, ये बस ये याद करना ट्रायंगुलर वेव बनेगी और इसकी विड्थ होगी 2 टाइम्स ऑफ आपका विड्थ ऑफ आपका 1 रेक्टेंगुलर पल्स। और पीक क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा किसी भी एक की जो ये आपकी विड्थ है उसको हम लोग यहाँ पर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर दिया है आपका हाइट 1 आ रही है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर आएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई की पावर, ये पावर में -3t ut, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी का हमें लाप्लास निकालना है और एक्स ऑफ टी सिग्नल है हमारा t इंटू ई की पावर -3t इंटू यू ऑफ टी, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये आपका राइट साइडिंग डीकिंग सिग्नल है लेकिन इसमें हमने टी का मल्टीप्लाई कर रखा है, हमने इसका क्या निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको थोड़ी स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर पता होनी चाहिए जिससे आप यहाँ पर इजीली एग्जाम में आपको सॉल्व कर सकें। देखिए मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर मतलब इस कुछ में जो यूज़ है वो बताता हूँ। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें किसका, आपका टी इंटू यू टी का, टी इंटू यू टी क्या होता है हमारा, ये हमारा रैंप होता है। देखिए यू टी होता है हमारा स्टेप में अगर हम टी का मल्टीप्लाई करें तो हमारा रैंप बन जाता है विच इज़ इक्वल टू आर ऑफ टी, ठीक है। इसका लाप्लास आपको पता होना चाहिए 1/s² होता है, ठीक है। क्योंकि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी मतलब आपका यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होता है 1/s। और अगर हम इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये बस यहाँ पर आप इसमें याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पर क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना फ्रीक्वेंसी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और टाइम आपका मल्टीप्लाई बाय टाइम से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में अगर देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपका एफ ऑफ टी, कोई एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ एस है तो हमारा यहाँ पर अगर हमने फ्रीक्वेंसी में अगर आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में अगर ने एस में आपने चेंज करा, आपका ये आपका s+1 करा वरना इसको s+1 कर दिया तो हमारे टाइम में क्या चेंज होगा, हमारे टाइम में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका e रेज टू पावर, अपने प्लस a से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ -a आ जाएगा, e की पावर -at, ठीक है, इंटू आपका सिग्नल क्या है f ऑफ t। ये
मतलब आपका यहाँ पर से अगर हम एस डोमेन में शिफ्टिंग करेंगे आपका प्लस ए की, तो हमें यहाँ पर से आपका टाइम डोमेन में ई की पावर माइनस ए टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, टी ई के पावर माइनस 3t यू टी, वो लिखता हूँ आपको टी ई की पावर माइनस 3t इंटू यू टी, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स ऑफ टी की हमारी वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हुआ, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर से अगर हम इसको लिखें तो ये आपका टी हो जाएगा, टी इंटू ये फंक्शन मानते हैं यू ऑफ टी, ठीक है। तो आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, इसका क्या हो जाएगा, आपका टी का हो जाएगा 1/s², ठीक है। बस अब हमने यहाँ पर से इसकी वैल्यू निकालनी है, टी ई के पावर माइनस 3t यू टी। तो देखिए अगले पेज में निकाल रहा हूँ, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी इंटू ई की पावर माइनस 3t यू टी का। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने, इसका मैंने बताया था 1/s, ठीक है। इसका आया था आपका 1/s², ना, ये देखिए इसका आया था आपका t² का क्या आता है 1/s²। बस यहाँ पर से किसका मल्टीप्लाई, ई की पावर माइनस 80, ई की पावर माइनस 80 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस में अगर यहाँ माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा s प्लस ए, ठीक है। ई की पावर माइनस 80 का होता है 1/s प्लस ए। तो देखिए वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1/s, ये माइनस है तो आ जाएगा +3 और इसका स्क्वायर। तो बस ये इसका आंसर आएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इसकी ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, आपका रियल पार्ट ऑफ s जो होगा, रियल पार्ट ऑफ s यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये चला जाएगा आपका माइनस के उधर हो जाएगा ग्रेटर देन -3। तो इसकी ROC आएगी आपकी ग्रेटर देन -3 के बाद जितना भी पार्ट है ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये याद कर लीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ई 1/s प्लस 3 का स्क्वायर, 1/s प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर नंबर बी, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। बाकी आपको एग्जाम के लिए जो आपने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर याद करनी है, वो आप सीधे ये वाला आपको इसको भी याद कर सकते हैं। क्या, अगर यहाँ पर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है ई की पावर माइनस 80 इंटू एफ ऑफ टी, इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा आपका एफ एस प्लस ए, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ई की पावर माइनस 80 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस 80 के लिए प्लस आएगा, और यहाँ पर 80 होता तो माइनस आता, ठीक है, माइनस ए आता। बस ये चीज़ आप यहाँ पर याद करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक आध चीज़ें और दिखाता हूँ। जो आपकी जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपकी मल्टीप्लिकेशन इन टी, मल्टीप्लिकेशन बाई टी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन बाई टी, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, इसमें इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी है, हमने टाइम का मल्टीप्लाई करा एफ ऑफ टी में। देखिए मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज करस्पॉन्डिंग द आपका डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने यहाँ पर सेम वही करके हमने मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज करस्पॉन्डिंग टू द डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन वेयर वी कैन केप्ट अ नेगेटिव साइन, ठीक है। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ सेम क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस डी बाई डी एस, और यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 1/s प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे इसी के बराबर आएगा जो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें आपका ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज करस्पॉन्डिंग टू द डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये आप स्टैंडर्ड यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा। बाकी देखिए एक इसमें आती है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा हमने कोई भी एक nth पावर का, माना t की पावर n है और बाकी सेम आप वही लिख दिए e की पावर माइनस 80 u ऑफ t, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी पावर n है तो हम लोग करते क्या n फैक्टोरियल निकालते हैं, देन अपॉन नीचे वही आ जाएगा आपका s प्लस ए, और n है तो इसका एक पावर यहाँ पर से ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा n+1, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर वैल्यू होती है, जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर t की पावर 4 है तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस a की पावर 5, ठीक है। ये हमारे ये हो जाएगा इस टाइम पर। बाकी स्टैंडर्ड आपने मैंने ट्रांसफर फंक्शन आपको दिखाई दिए थे, आपका यूनिट का आता है 1/s और आपका रैंप का होता है 1/s²। वहीं आप यहाँ पर इससे अगर आप निकालेंगे किसका,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प आपका पैराबोलिक का विच इज टी स्क्वायर यू ऑफ टी, ये हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है आपका 2/s³। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2×1/s³, 2+1 3, ऐसे हमारे इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, बस यहाँ पर आपने ये सब याद करना है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ। तो कहाँ थे हम? हाँ, ये क्वेश्चन अगला है हमारा, इफ़ अ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज़ इवन, एक्स ऑफ टी अगर हमारा इवन सिग्नल है तो उसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा, रियल और इवन होगा, रियल एंड ऑड होगा, या फिर 0 फॉर n होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये हमारी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी पर बेस है। ठीक है, यहाँ पर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है हमारा, an और bn। जो आपका an टर्म होता है ये आपका होता है कोसाइन कोफिशिएंट, जो आपका रियल पार्ट बताता है। वहीं जो हमारा bn टर्म होता है ये होता है आपका साइन कोफिशिएंट, जो हमारा क्या बताएगा आपके ऑड वाले पार्ट। ठीक है, तो देखिए लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो हमारा an आता है, an हमारा क्या होता है, ये हमारा कोसाइन या फिर कॉस कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये हमारा कॉस कोफिशिएंट होता है, जो आपका रियल पार्ट होता है। वहीं हमारा जो bn आता है, bn यहाँ पर हमारा साइन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, आपका an हमारा कॉस होता है, bn यहाँ पर साइन होगा। इवन का मतलब क्या है, अगर आप इसे समझिए, इवन सिग्नल वो है जो आपका एक्स ऑफ, अगर हम एक्स ऑफ माइनस टी करें, मतलब इसको आपको टाइम के साथ चेंज करें, एक्स ऑफ माइनस टी करें, तो यहाँ पर आएगा एक्स ऑफ टी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह कुछ से दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा कोई एक सिग्नल है, माना आपको कोई स्क्वायर सिग्नल लेके दिखाता हूँ, या चलो स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, चलो दोनों डायग्राम दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे इसलिए ईजिली। देखिए, ये अगर हमारा इस टाइप का सिग्नल है तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा आपका इवन सिग्नल। कैसे? ये आपका जो एक्स, ये आपका एक्सेस है वाई ऑफ टी, और ये आपका एक्स ऑफ टी माना एक्सेस है, इसके अक्रॉस अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करें तो जितना एरिया ये है सेम एरिया यही आएगा आपके इस वाई एक्सेस के फोल्डिंग के रिस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड टर्म होता है आपका, यहाँ पर आता है आपका कॉस, क्योंकि कॉस की वेव फॉर्म क्या आती है इस टाइप से, तो इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस। अगर हम वाई एक्सेस को फोल्ड करें तो ये आपस में इसको और इसको सेम कवर कर देगी, वही आपका ये एरिया आगे वाले एरिया को कवर करेगा। तो ये क्या होता है आपका इवन टर्म, विच इज़ एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया, अगर हमारी एक्स ऑफ टी यहाँ पर इवन है, एक्स ऑफ टी अगर एक हमारा आपका इवन सिग्नल है तो हमारा फोरियर कोफिशिएंट कैसा होगा? देखिए, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि आपका एक्स ऑफ माइनस टी अगर एक्स ऑफ टी है, इसका मतलब क्या होगा, जो फोरियर एक्सपेंशन में हमारे सिर्फ कौन से टर्म आएंगे, कॉस वाले। ठीक है, मतलब क्या आएंगे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आएंगे कोसाइन टर्म आएंगे, मतलब कॉस वाले टर्म आएंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो आपके बचे हुए जो आपके टर्म होंगे ये आपके ऑड से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर an की तो वैल्यू आएगी, an की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो आपकी ऑड वाली है bn की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी आपके इवन के केस में। ठीक है, इवन के केस में हमेशा आप लोग याद करिए bn की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि an यहाँ पर आपकी रियल वैल्यू आती है। an हमारी क्या आएगी, an हमारी यहाँ पर रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इस एक्सेस पर है तो ये हमारे यहाँ पर रियल वैल्यू आएंगी। मतलब इसमें क्या होगा, a ऑफ n जो होता है हमारा, ये a ऑफ माइनस n के बराबर होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ माइनस n, विच इज़ क्या हमारी इवन सिमेट्रिकल होती है। तो ये क्या हुआ, हमारा रियल और किस टाइप के कोफिशिएंट आएंगे, हमारे इवन आएंगे। ठीक है, आंसर नंबर बी, रियल एंड इवन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। तो बाकी मैं इसके ऑड के बारे में भी बता ही देता हूँ, इसको बता ही रहा हूँ। तो देखिए, अगर हमारा ऑड होगा, ऑड सिग्नल क्या है, जो आपका फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट जैसे साइन सिग्नल होता है ना, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये हमारा आता है साइन सिग्नल, इस टाइप के बनता है साइन।
यहाँ से जाएंगे तो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपका थर्ड क्वाड्रेंट में सेम है। अगर हम फोल्ड करेंगे देन यहाँ से नेगेटिव साइन करेंगे तब हमारी इसकी वैल्यू सेम आएगी, मतलब इसको इसके बराबर लाएंगे और फिर इसको पलटेंगे, जो ऊपर वाला इसको हम पलटेंगे इधर और इसके वाई एक्सेस के थ्रू फोल्ड करेंगे तब ये हमारा इक्वल आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल में जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का कोफिशिएंट आता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख दिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट जो आता है ये हमारा आता है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी आता है और साथ साथ में क्या आता है, ऑड आता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो किस टाइप का आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि आपने साइन वेव के हिसाब से मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ये हमारा ऑड आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो ए एन की वैल्यू है, आपके कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0। सिर्फ कौन से टर्म मौजूद होंगे, बी एन वाले यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बी एन हमारे प्रेजेंट होंगे ये वाले में। बाकी आपका रियल सिग्नल क्या होता है, रियल सिग्नल के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होती है। एक बार एग्जाम में आ रखा है तो बता देते हैं आपको। जो रियल सिग्नल है अगर उसमें कोई भी सिमेट्रिकल ना हो तो ये आपका कॉन्जुगेट सिमेट्री होता है, मतलब एक्स ऑफ यहाँ पर माइनस ओमेगा जो होता है हमारा वो होता है आपका एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा के बराबर। ठीक है, ये बाकी यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया रियल प्लस इवन कहाँ पर आएगा, जब आपके यहाँ पर कौन सा सिग्नल हो, इवन सिग्नल हो। ठीक है, और रियल प्लस ऑड हमारा कहाँ पर आएगा, जब आपका इमेजिनरी या फिर ऑड सिग्नल हो। बस ये आप दो चीज़ें यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है हमारा जेट ट्रांसफॉर्म के ऊपर, द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, ये ए की पावर एन है, इधर पर है, नीचे क्यों आगे सभी है, ए की पावर एन यू ऑफ एन की आर ओ सी बतानी है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये हमारे जेट ट्रांसफॉर्म में इसको हमें निकालना है आर ओ सी। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन यू ऑफ एन। ठीक है, ये आपको यूनिट सिग्नल ही लगा यहाँ पर, तो एक टाइप का राइट साइडेड यूनिट सिग्नल। ठीक है, यू ऑफ एन है मतलब राइट साइडेड सिग्नल है, लिख देता हूँ आपको राइट साइडेड सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर अगर n की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका डिफाइन होता है। ठीक है, और ये आपका आपके n की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो आपका क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर अनडिफाइन होगा और यहाँ पर आपका डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जेट ट्रांसफॉर्म के लिए आपको पता होगा जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इस कलर से लिखता हूँ। ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म के लिए लिखते हैं हम एक्स ऑफ जेड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, विच इज़ समीशन कहाँ से n इज इक्वल टू, क्योंकि आपका ये वन साइडेड है, n इक्वल टू 0 टू n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट करते हैं, क्या आ जाएगा, a की पावर n होता है इंटू जेड की पावर माइनस n। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम अगर सिंपल लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीशन a अपॉन यहाँ पर हो जाएगा z और इसकी पावर n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा z की पावर माइनस n को लिखेंगे हम 1 अपॉन जेड स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन जेड की पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन जेड की पावर n। ठीक है, तो ये हमारी किस टाइप की बनती है, ये हमारी जीपी बनती है। आपने मैथ में पढ़ी होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, तो ये हमारा उसके थ्रू आता है। अगर यहाँ पर हमारी a बाई जेड की वैल्यू a लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन a हो जाएगी। तो 1 अपॉन a बाई जेड की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 है, तो इसकी जो मॉड जेड की वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। ठीक है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा वो आपका मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन a आएगी। ठीक है, तो हम इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए अगले पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ जेड की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हमारी होती है 1 अपॉन 1 माइनस a जेड इनवर्स। ठीक है, इसको ये अपनी किताबों में देखा होगा, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस a जेड ऐसे लिखते हैं। तो इसको हमको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका z अपॉन जेड माइनस a। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आर ओ सी क्या होती है, विच इज़ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर होगा आपका मॉड जेड इज़ ग्रेटर देन a। ठीक है, ये जो मैंने पीछे दिखाया था आपको, ये अगर ये ऐसा है लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आएगी आर ओ सी की। वही मैंने सिंपल फॉर्म में आपको दिखा दिया, इस टाइप से हम लोग किताबों में देखते हैं इसकी वैल्यू ऐसे आती है। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला था, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा इसने आर ओ सी पूछा है खाली, तो ये तो सिंपल से कर सकते थे, इसकी हमारे पास से आर ओ सी क्या आएगी, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 a, और बाकी कैसा ही वो मैंने आपको दिखाई दी यहाँ पर, इस टाइप से हमारी इसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, ये आपका था राइट साइड सिग्नल के लिए।
चलो बाकी भी दिखा देता हूँ आपको लेफ्ट साइड सिग्नल किस टाइप से आपको ROC होती है। देखिए अगर यहाँ पर हमारा होता लेफ्ट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कॉजल सिग्नल, ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म में बोलते हैं हम एंटी कॉजल। देखिए हमारा सिग्नल किस टाइप से होता है, x ऑफ n इज इक्वल टू ये हो जाएगा -a⁻n u ऑफ, यहाँ पर बस यहीं पर चेंज है -n-1, ठीक है, -1 तो आया लेकिन यहाँ पर n को यहाँ पर -n से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका हमारा जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन इज सेम, सिमिलर वैसा ही होता है आपका क्या, z/z-a। फ़र्क कहाँ होगा, फ़र्क होगा हमारा ROC में, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा आपका मॉड z यहाँ पर लेस देन हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a से, बस ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपने टू साइड सिग्नल की एक बार ये किसी एक जे एग्ज़ाम में आ रखा है तो मैंने दिखा देता हूँ आपको। टू साइडेड, देखिए अगर टू साइडेड सिग्नल है तो उसकी जो ROC बनती है वो एक हमारे रिंग टाइप की बनती है, देखिए इस टाइप से। ठीक है, हमारे पास टू साइड सिग्नल की ROC कैसे बनेगी, ये एक मिनट, ठीक है, माना एक ये है, देन हम एक सेकंड का ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा टू साइड से सिग्नल है, इसकी दो ROC जो इसकी कॉमन ROC बनेगी, इन दोनों का हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा, इन दोनों कॉमन पॉइंट मतलब ये वाला पार्ट, ये हमारी डबल साइडेड आपका टू साइडेड सिग्नल की ROC बनती है, जिसमें आपका जो आपकी ROC बनती है वो एक रिंग टाइप की बनती है, ये जो रिंग बनी है ना, ये हमारी इसकी ROC बनती है, मतलब का दोनों आपके सिग्नल के जो बीच की ROC होती है वो हमारी यहाँ पर आती है, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट था, ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी चलो एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, इसका स्टेबिलिटी का, ROC के थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी कैसे दिखाते हैं। अगर हमारी ROC जो है वो यहाँ पर यूनिट सर्कल वो कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। अगर ये इसको इंक्लूड करता है, यूनिट सर्कल को अगर ये इंक्लूड करे, इफ़ इट इंक्लूड द यूनिट सर्कल देन वी कॉल अ सिस्टम मस्ट बी स्टेबल। तो ऐसी सिग्नल जिसकी ROC आपका ये माना जो आपका यूनिट सिग्नल 1 है, ये जिसकी रेडियस 1 है, इसको अगर ये कवर करे तो हम इसको बोलते हैं आपका स्टेबल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है हमें मिनिमम नाइक्विस्ट रेट बताने फॉर अ सैम्पल xt इज इक्वल टू cos 100πt एंड sin 400πt विदाउट अलाइजिंग, ठीक है। विदाउट अलाइजिंग के मिनिमम नाइक्विस्ट रेट क्या होगी ये हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए नाइक्विस्ट रेट है जिसको हम सैम्पलिंग थ्योरम बोलते हैं ना, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपके कम्युनिकेशन में या फिर आपके जो आपके प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसके लिए हमारी काम आती है। देखिए मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर दिया है आपका x ऑफ t सिग्नल है हमारा, विच इज cos 100πt प्लस sin 400πt, ये हमारा यहाँ पर सिग्नल है। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, इसमें आपके दो साइनसोइडल टर्म है। देखिए साइनसोइडल मतलब ये टर्म नहीं हो, ये मतलब नहीं होता क्यों, आपका साइन वेव हो। साइनसोइडल टर्म वो होते हैं जो आपके टाइम के साथ वेरी करते हैं। देखिए जैसे ये आपके साइन वेव है, इसको अगर मैं 90 डिग्री शिफ्ट कर दूँ तो हमारी किस टाइप की वेव बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी कॉस वेव। देखिए वो हमारी इस टाइप से बनेगी, ये हमारी कॉस वेव बनेगी जो रेड से नहीं है। तो दोनों साइनसोइडल, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जब हम दो साइनसोइडल सिग्नल यहाँ पर दिए हैं उसमें देखिए पहली है आपकी cos 100πt और सेकंड है आपकी 400 आपकी πt। तो यहाँ पर हमारी हर एक के पर्टिकुलर आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो होगी जो आपकी ओमेगा होगी, ये ओमेगा 1 ये है और ओमेगा 2 ये है, cos ओमेगा t और sin ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ से देखूंगा बाई कंपेरिजन ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है, ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई आपकी 100π, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू किस में होती है हमेशा, रेडियन पर सेकेंड में। और इसके देखूंगा तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 400π रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब हम यहाँ से ओमेगा से यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। आपने पढ़ा होगा ओमेगा अपॉन 2π स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है
तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो पहले वाले के निकाल तो मैंने ओमेगा 1 कर दिया अपॉन 2 पाई, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट और 2 से आपका 100 कर जाएगा 50 टाइम्स। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 50 हर्ट्ज। सेकेंड वाले की क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई। So omega 2 is 400 pi, whereas we divided by pi. So pi and pi cancel out. So 2 divided by 400, which is equal to 200 hertz. So frequency of second must be 200. So हमने यहाँ पर पहले वाले और दूसरे वाले दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये अलाइजिंग को अवॉइड करने के लिए हमें मैक्सिमम नहीं पूछा है, मिनिमम कितने नाइक्विस्ट रेट चाहिए। तो यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे अपना, यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे आपको नाइक्विस्ट रेट फार्मूला, क्योंकि आपको अलाइजिंग को अवॉइड करने के लिए हमारी जो सैम्पलिंग रेट होगी वो पूरे सिग्नल के सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के हिसाब से आपको सेट करनी पड़ती है। तो इसमें देखिए दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 50 हाईएस्ट है या 200 हाईएस्ट है। हाईएस्ट क्या है हमारा 200 हर्ट्ज, तो हम 200 हर्ट्ज के हिसाब से यहाँ पर नाइक्विस्ट रेट को डिटरमाइन करेंगे। अगले पेज में दिखाता हूँ, जो यहाँ पर से हमारा नाइक्विस्ट रेट आता है NR, चलो आपको लिखता हूँ नाइक्विस्ट रेट, जिसकी हमारी वैल्यू होती है वो होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ एफ मैक्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला ही पूछ देते हैं कितने बार, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर से हमसे पूछा है कि अगर यहाँ पर से क्या ना हो, यहाँ पर अगर हम मिनिमम रेट बताना है, ठीक है, मिनिमम के लिए क्या चाहिए, मिनिमम कम से कम इसके बराबर तो होना चाहिए। तो यहाँ से नाइक्विस्ट रेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो 2 इंटू यहाँ से 50 और 200 में से क्या मैक्सिमम था हमारा 200, तो 2 इंटू 200 विच इज़ इक्वल टू 400 हर्ट्स। तो यहाँ पर से नाइक्विस्ट रेट की वैल्यू क्या आ गई 200 हर्ट्स, 400 हर्ट्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी 400 हर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में अलावा एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड वो बता देता हूँ। वो मान आता है नाइक्विस्ट इंटरवल, नाइक्विस्ट इंटरवल ये भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है, नाइक्विस्ट इंटरवल निकालना। इसको आप चलो नाम कोई टी या टी एस दे दीजिए। टी एस होता है आपका 1/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर से हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए नाइक्विस्ट रेट के टाइम पीरियड के लिए 2 इंटू FM करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमारा सैम्पल आपका अंडर सैम्प्ड होगा, मतलब कि जो 2 FM की वैल्यू अगर इससे कम होगी नाइक्विस्ट रेट से, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारी अलाइजिंग एरर आएगी, जिसके कारण हमारा जो सिग्नल हमको रिकन्स्ट्रक्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये ट्रिक लगाते हैं, जो हमारा फार्मूला है आपका नाइक्विस्ट रेट का। नाइक्विस्ट रेट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्स, ठीक है, विच इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग आंसर निकालते हैं। अगला देखते हैं, अगला दिया है हमारा एन LTI सिस्टम विथ इम्पल्स रेस्पॉन्स। h(t) की वैल्यू दी है e की पावर, देखिए ऊपर पावर में बार बार नीचे कैसे हो गए समझ नहीं आ रहा हूँ, e की पावर -3t u(t)-1 ये है। तो ये आपको बताना है कि आपका सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स इतना दिया है, तो हमें बताना है कि ये कॉजल है और आपका स्टेबल है, नॉन कॉजल है, स्टेबल है। मतलब आपको क्या बताना है, कॉजल है या फिर नॉन कॉजल है ये बताना है, या फिर हमने बताना है स्टेबल है या फिर आपका अनस्टेबल है, ये इसमें बताना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिटरमाइन कर लेते हैं तो हम यहाँ पर इजीली हम लोग आपको यहाँ पर निकाल देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉजलिटी चेक करते हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में भी करी थी एक बार, कॉजल है या फिर नहीं, हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमारा LTI सिस्टम आपका तभी कॉजल होगा जब उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स, देखिए कॉजल होने के लिए क्या होता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स h(t) हमारा क्या होना चाहिए 0। कहाँ पर, अगर टाइम की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ऐसे कोई सिस्टम आ रहा है, अगर यहाँ पर वैल्यू 0 है तभी आपका कॉजल होगा सिस्टम, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू 1 2 आ रही है तब हमारा यहाँ पर सिस्टम कॉजल नहीं होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। आपका फॉर कॉजलिटी h(t) इम्पल्स रेस्पॉन्स मस्ट बी 0 एट t लेस देन 0। जब आपका टाइम की वैल्यू लेस देन 0 है उस टाइम यहाँ पर 0 होनी चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है आपका
यू ऑफ टी माइनस वन, यू ऑफ टी माइनस वन को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा यू ऑफ टी माइनस वन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ये हमारा सॉरी ये क्या है आपका टी प्लस वन है ना, टी प्लस वन है। तो यहाँ पर हमारा टाइम स्टार्ट किस में हो रहा है, टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका माइनस वन से, क्योंकि यू ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन। तो ये आपका टाइम यहाँ से माइनस वन से ही स्टार्ट हो रहा है इस टाइम। तो माइनस वन से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, आपका यहाँ पर नेगेटिव के टाइम पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ आपका नॉन कॉजल सिस्टम। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि नॉन कॉजल है, क्योंकि आपका टाइम लेस देन जीरो, मतलब टाइम की वैल्यू जीरो से कम माइनस वन पर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है इम्पल्स की, ठीक है। तो ये आपका किस टाइप होगा, नॉन कॉजल सिस्टम। जबकि कॉजल होता तो यहाँ आपका जीरो टाइम पर, मतलब टाइम लेस देन जीरो पर इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पर आती है जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ये आपकी कॉजलिटी का होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यू ऑफ टी प्लस वन में देखेंगे तो टाइम की वैल्यू माइनस वन में कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये हमारा किस टाइप का सिग्नल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन कॉजल सिस्टम। मतलब इसका माइनस वन से लेकर जीरो के बीच में एक वैल्यू आ रही है, वो है ई के पावर माइनस थ्री टी, ठीक है। तो इसलिए हमारा नॉन कॉजल सिस्टम बन जाएगा। वहीं पर हम लोग इसको चेक करेंगे यहाँ पर आपका किस में स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। इसके लिए कलर चेंज, देखिए स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका एक बार 2025 के उसमें आया था जैसे गेट के एग्ज़ाम में। ये सेम क्वेश्चन मतलब इस टाइप का था कि बी आई बी ओ से इसमें था आपकी कि बाउंडेड इनपुट कैसा आउटपुट देगा। ठीक है, बाउंडेड इनपुट अगर हमने दिया है तो ऑलवेज गेट बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। हमारा सिस्टम तभी आपका यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाउंडेड इनपुट देते हैं, और अगर आउटपुट देख रहे हैं अगर बाउंडेड आ रहा है तो हम बोलेंगे आपका स्टेबल सिस्टम है। मतलब इसको अगर हम सिंपल उसमें देखें तो हम अगर इंटीग्रेशन करें आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स का एच ऑफ टी का, अगर ये आपका फाइनाइट आ जाए, ठीक है, अगर ये आपका टाइम के उसमें तो डी टी, ये अगर हमारा फाइनाइट आ जाए मतलब ये एब्सोल्युटली इंटीग्रल अगर हो जाए तब भी हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पर क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो एक बार इसको हमको चेक करके दिखाता हूँ, ई की पावर माइनस थ्री टी यू टी माइनस वन, ठीक है। तो यू टी ऑफ माइनस वन से तो हमने खाली ये पता करा कि ये हमारा क्या है, कॉजल सिस्टम है। अब इस वाले पार्ट से हम लोग चेक करेंगे कि ये आपका स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। ये जो सिग्नल है देखिए कहाँ गया, ये है देखिए ई की पावर, ये क्या था हमारा ई की पावर माइनस थ्री टी। इससे हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल ये है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ये कहाँ से जा रहा है, देखिए सिग्नल आपका स्टार्ट है, ये टी इज इक्वल टू यहाँ पर करता हूँ आपको, ये हमारा सिग्नल था ई की पावर माइनस थ्री टी यू ऑफ टी प्लस वन, ठीक है। ये हमारा सिग्नल है। अगर मैं सिग्नल को आपको यहाँ पर दिखाऊँ टाइम एक्सेस पर, देखिए सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, सिग्नल हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका इस पॉइंट से, ये विच इज़ इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर टी की वैल्यू माइनस वन से आपका सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे करके यहाँ की ओर हो जाएगा, मतलब इन्फाइनाइट की ओर हो जाएगा। हमने इसके से लेकर यहाँ तक इन्फाइनाइट ड्यूरेशन के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ गई, माइनस वन टू इन्फाइनाइट, ये हमारी इसकी लिमिट आ गई माइनस वन टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस थ्री टी, और टाइम के उसमें हो रहा है तो डी टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी इसका दिखाया था मैंने, क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस थ्री का माइनस ई की पावर माइनस थ्री, और ये आपका ये थ्री जो आपका टी का कोफिशिएंट है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगी, और किसके बीच में हो रहा है आपका, माइनस वन से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस थ्री टी, ठीक है। तो ये किसके बराबर, ये इंटीग्रेबल होने के लिए टोटल आपके वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। देखिए अब मैं रखूँगा इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ई की पावर माइनस थ्री टी की जगह आएगा इनफाइनाइट, और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस थ्री बाई थ्री, ठीक है। ई की पावर आपके माइनस इन्फाइनाइट क्या होते हैं, ये होती है आपकी वैल्यू जीरो, तो जीरो माइनस ई की पावर ये हो जाएगा ई की पावर प्लस वन, ई की पावर मतलब इसको लिखूँगा ई की पावर थ्री बाई थ्री ना, ये थ्री ऊपर है, अच्छा ये थ्री नीचे है, ई की पावर थ्री बाई थ्री, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा ई की पावर थ्री बाई थ्री, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस और ये अंदर माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर थ्री बाई थ्री, सिंपल ये लिख देंगे ई की पावर थ्री बाई थ्री। तो ई की पावर थ्री देखिए कोई एक फाइनाइट वैल्यू आती है, क्योंकि ई की पावर वन होती है 2.17, तो ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मतलब 8 के आसपास आएगी, और ये 3 के आसपास आएगी, तो ये कट के 2 पॉइंट समथिंग मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 के पास आएगी, जो एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ये हमेशा क्या होगा, एक हमेशा इंटीग्रल आपका सिस्टम होगा जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो सिस्टम जिसको हम इंटीग्रेट कर पाएँ
तो वो हमारे क्या होते हैं, स्टेबल सिस्टम। तो ये आपका स्टेबल भी है और आपका ये कैसा है, नॉन कॉजल है। तो स्टेबल और नॉन कॉजल, आंसर नंबर बी, नॉन कॉजल और आपका स्टेबल सिस्टम ही होगा। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट था जो आपने याद करना था। बाकी इसके बारे में एक चीज़ आप लोग ये याद कर लीजिए, अगर आपका u ऑफ t+1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा टाइम एक्सेस है ये हमेशा कैसा होगा, यहाँ पर सिग्नल हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिग्नल आपका नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव एक्सेस है वहाँ से आपका स्टार्ट होगा, और आपका कैसा सिग्नल होगा, ये हमेशा हमारे साथ नॉन कॉजल सिस्टम होगा। जो आपका नेगेटिव में भी वैल्यू दे उसको हम नॉन कॉजल बोलते हैं। वहीं अगर आपका u ऑफ t माइनस a होगा, जहाँ पर आपकी a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल डिले करेगा। सिग्नल डिले मतलब देर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव साइड में स्टार्ट होगा। जब आपका t = a में होगा तो ये आपका कैसा होगा, हमारा कॉजल सिस्टम होगा। ठीक है, ये हमारा कॉजल सिस्टम होगा क्योंकि t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। ठीक है, और देखिए अगर आपने ये याद कर लीजिए, अगर एक्सपोनेंशियल होगा तो क्या होगा, e की पावर चलो 80 करता हूँ इस बार, e की पावर 80 u ऑफ t, इस टाइप का सिग्नल है। देखिए u ऑफ t का मतलब क्या हो गया, ये किस टाइप का होगा, ये कॉजल होगा। देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने पॉजिटिव दिया है, यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये किस टाइप का सिग्नल है, ये आपका इंक्रीजिंग सिग्नल है। ऐसे 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 कंटिन्यूसली ये टाइम के साथ वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा आपका अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम वो होते हैं जिनकी वैल्यू आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है। देखिए लेकिन यहाँ पर कोई इस टाइप का सिग्नल हो तो हमेशा क्या होती है हमारी, ये आपका अनस्टेबल सिग्नल बनता है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें यहाँ पर याद कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पार्सेवल्स थ्योरम टोटल एनर्जी x ऑफ t इन टाइम डोमेन इक्वल टू, तो देखिए टाइम डोमेन में किसके बराबर होगी, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टर्म भी दे रखा है और आपका ये रेडियन पर सेकंड मतलब ओमेगा टर्म भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमारी पार्सेवल थ्योरम्स हमारी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि हमारे टाइम डोमेन में एनर्जी और हमारे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी होती है ये इक्वल होती है। मतलब पार्सेवल थ्योरम हमारी क्या बताती है, आपकी टाइम डोमेन की एनर्जी हमारी बराबर होगी किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी के बराबर। ठीक है, मीन्स द टाइम डोमेन एनर्जी इज इक्वल टू द आपका एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, ये हमारी बताती है आपके पार्सेवल थ्योरम। देखिए अगर यहाँ पर एफ टर्म है, मतलब एफ मतलब फ्रीक्वेंसी वाला दिया है, उस टाइम में हमारी एनर्जी होती है पार्सेवल के हिसाब से क्या होती है, एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर। ठीक है, मॉड एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर, और यहाँ पर डिफरेंशियल किसके थ्रू हो रहा है, इंटीग्रेशन एफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये आएगा। बाकी अगर देखिए ओमेगा आएगा, ओमेगा के टाइम में क्या होगा, ओमेगा के टाइम में हम लोग यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करेंगे, बाकी आ जाएगा आपका एक्स ऑफ ओमेगा का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। ओमेगा डोमेन में हमारा 1/2 का जो फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओमेगा क्या होता है, हमारा ओमेगा होता है 2πf। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है तो अगर इसको फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो हम इसको 2π से डिवाइड करना पड़ेगा हमें यहाँ से, तब यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, जो आपके इसी डोमेन के बराबर होगा। तो बस यहाँ पर हमने ये याद करना है कि यहाँ पर इसके 3 मतलब 2 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हमें, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है ये बी वाला एक्स एफ का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नहीं होगा 1/2π, और आपका यहाँ पर होगा स्क्वायर होगा तभी आपका ठीक होता। ठीक है, जब आपके यहाँ पर स्क्वायर होता तभी आपका ठीक होता, अभी स्क्वायर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा और आपका ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ तीनों एक साथ। जो एनर्जी की यूनिट होती है, अगर पार्टिकल्स में आपको एक्स आपको टी डोमेन में देखेंगे तो क्या होती है एनर्जी, मैंने क्वेश्चन में बताई थी, एक्स ऑफ टी के मॉड का स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, ये आपको टी डोमेन में होती है, ये आपके पार्थिवल इक्वेशंस है। वहीं अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो वो क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ यहाँ आ जाएगा एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ आ जाएगा स्क्वायर इंटू डी एफ। ठीक है, और ओमेगा के लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा के लिए 1/2π से जो आपका कॉन्स्टेंट है इससे आपका डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, देन आपका यहाँ पर से एक्स ऑफ
ओमेगा के मॉड का स्क्वायर इंटू डी ऑफ ओमेगा। तो ये यहाँ पर इसके 3 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो आपके फ्रीक्वेंसी निकालने के काम आते हैं पार्सिवल्स के। इसके अलावा आपको डिस्क्रीट में भी आपको दिखाता हूँ इनके क्या होते हैं। अगर आप डिस्क्रीट टाइम में देखेंगे, डिस्क्रीट टाइम में जो हमारी पावर आपकी एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ एन का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने एक्स ऑफ एन में निकालनी है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ एन का स्क्वायर, यहाँ पर एन हो जाएगा। बाकी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा एक्स ई की पावर माइनस जे ओमेगा का मॉड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, ठीक है, ये यहाँ पर आता है। और अगर अपने डीएफटी में देखना है, डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो ये आता है आपका समीशन एक्स एन के मॉड का स्क्वायर, वो होता है आपका 1/n टोटल नंबर ऑफ आपके सैम्पल्स इंटू समीशन एक्स के का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर के आती है हमारी वैल्यू, बस इसमें ये याद कर लीजिएगा। बाकी जो आपका फोरियर सीरीज में अगर पार्शियल थ्योरम लगती है तो उसमें हम जो अगर फोरियर सीरीज में अगर हमने एवरेज पावर निकालनी होगी, और फोरियर सीरीज कहाँ काम आते हैं, ये हमारी काम आते हैं पीरियोडिक सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो हमें पीरियोडिक के सिग्नल की अगर हमने एवरेज पावर निकालनी है तो हम यहाँ पर फोरियर सीरीज में पार्शिवल्स का उपयोग करते हैं। मतलब अगर हमने एवरेज पावर निकालनी हो किसकी, आपके पीरियोडिक सिग्नल की, पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या आता है हमारे, पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारी आती है आपकी फोरियर सीरीज, ठीक है। फोरियर सीरीज के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाता है हमारा विच इज इक्वल टू समीशन सी एन, जो कोफिशिएंट है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन, इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर सी एन क्या है हमारा, सी एन इज़ अ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम के ऊपर। इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमें x0+ की वैल्यू बतानी है ऑफ अ सिस्टम विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दी इतना, ठीक है, मतलब ये कह दिया x ऑफ s जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसकी वैल्यू दी है 2s + 5 अपॉन s² + 3s + 2, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे इसकी वैल्यू दी है आपकी एल डोमेन में। हमें बताना है इनिशियल वैल्यू आपकी xt ऑफ 0, देखिए x स्मॉल है, मतलब हमें टाइम आपके डोमेन में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा आपका स्टैंडर्ड फंक्शन में है या नहीं है। देखिए मतलब कि जो वैल्यू है ये आपका स्टैंडर्ड में है या नहीं है। स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड के लिए हम लोग कहाँ पर वैलिडेट करते हैं कि हमारे जो आपके न्यूमरेटर की डिग्री है ना, इसकी डिग्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये हमारी आपकी कम, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है, तब हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम IVT, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x ऑफ 0+ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आप एस डोमेन में क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपकी लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इंटू एक्स ऑफ s, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए हमारा ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए ये वाली वैल्यू आई, बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं आप, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका लिमिट, कलर चेंज करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ क्या हो जाएगा s इंटू ये वाला टर्म जो ऊपर है ये आ जाएगा। तो ये क्या टर्म है आपका, ये है आपका 2s + 5 अपॉन s² + 3s + 2, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो s को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा आपका 2s² + 5 अपॉन नीचे कितना बचेगा, नीचे आएगा आपका s² + 3s + 2। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमने लिमिट को टेंड्स टू करना है इनफाइनाइट। तो अगर हमने लिमिट को इनफाइनाइट करना है तो हम अगर सिर्फ अगर जो हाईएस्ट डिग्री के आपके पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमारे सीधे आंसर आएगा इसमें ईजिली। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसमें करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री हम उसको देखेंगे, उसको कोफिशिएंट को, विच इज़ 2s² अपॉन s²। तो यहाँ से अगर हम s² से s² काटें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम की हमारी वैल्यू क्या आ गई, वो 2 विच इज़ इक्वल टू x ऑफ 0+। शुरुआती टाइम में हमारी जो वैल्यू है वो आई है आपकी 2, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। वरना आप इसमें आप कॉमन लेके देन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपका आंसर यहाँ पर 2 ही आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो था ये आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम का, विच इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एक्स ऑफ एस, ठीक है। ये हमारा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर जब हमारी एस की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर हो जाती है एस डोमेन में, तो हमारे टाइम का जो बिहेवियर होता है ये आपका बहुत इनिशियल बिहेवियर, मतलब टी इज इक्वल टू 0 के आसपास का बिहेवियर ये हमें दिखाता है, ठीक है। एक इसके अलावा होती है हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए हम लिमिट पुट करते हैं आपकी एस की 0 के आसपास, ठीक है। जब हम 0 के आसपास करते हैं तो टाइम डोमेन में ये हमारी कहाँ देता है, ये हमारे टाइम डोमेन में वैल्यू देता है आपका टाइम डोमेन में आपके इनफाइनाइट के पास, यानी आपके फाइनल वैल्यू ये देता है इस टाइम पर, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने अगला लिया भी है, तो देखिए वो क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। वो आपका फाइनल वैल्यू बतानी है आपकी एक्स ऑफ 0 की, और आपका ये दिया आपका आप एक्स एस की वैल्यू। तो देखिए एक्स एस की वैल्यू ये है, एक्स ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू बतानी है, मतलब क्या बतानी है आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये सबसे मेन याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखूँ तो पहले फॉर्मूला चलो आपको यहाँ पर सिंपल से बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस की वैल्यू 0 के आसपास पुट करते हैं, बाकी एस इंटू एक्स ऑफ एस, ये इसकी फॉर्मूला होता है आपका जब आप यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल लें, ठीक है। लेकिन आपने निकालने से पहले, ये आपको वैल्यू निकालने से पहले हमें जो मेन याद करना है वो हमें देखना पड़ता है कि आपका ये सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो आपको एक्स ऑफ एस दिया है इसके हमें स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, आपका स्टेबल होगा तभी आपके निकलता है। मतलब क्या होगा, आपके जो इसके पोल्स हैं, पोल्स मस्ट बी लाई ऑन राइट हाफ और सॉरी ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है। लेफ्ट हाफ साइड में अगर ये लाई करेगा तब हम इसको आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका पोल आपका राइट हैंड साइड पर अगर लाई करता है तो यहाँ पर इसको हम आपका यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारा क्या होता है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन एक्स ऑफ एस है, विच इज़ इक्वल टू कितना है मेरे भाई 5 अपॉन एस प्लस 2। तो देखिए जो हमारा नीचे वाला टर्म होता है ये डिनोमीटर, ये बताता है आपका पोल्स की लोकेशन। तो यहाँ पर पोल कहाँ पर है, एक हमारा एस पोल्स एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा एस इज इक्वल टू 0, एक पोल हमारा ओरिजिन पर है और एक हो जाएगा एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज़ एस इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो एक हमारा 0 पर है और एक -2 पर है, मतलब आपके ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये देखिए ये जो आपकी बनी है एक आपका 0 पर है और एक यहाँ है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे पोल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये हमारी आपके फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ पर वैलिड है, क्योंकि कोई भी पोल हमारा राइट हैंड साइड पर मूव नहीं करे, तो यहाँ पर ये वैलिड हुई। देन हम वैलिड होने के बाद यहाँ पर अब इस फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, विच इज़ फाइनल वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है। तो क्या आ जाएगा हमारा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 5 अपॉन एस प्लस 5। तो यहाँ पर से सिंपल हम लोग इसको ईजिली अब काट सकते हैं, ये एस से ये एस कट गया, बाकी ये क्या बचा, यहाँ पर से लिमिट पुट कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 5 अपॉन एस की वैल्यू 0 प्लस 5। तो 5 अपॉन 5 यहाँ से हमारा क्या आ गया 5 अपॉन 5, तो ये आएगा 1। आंसर तो 1 है नहीं, कुछ गलत कर रखा है क्या, अच्छा यहाँ पर एस प्लस 2 है, सॉरी ये एस प्लस 2 है, तो ये आ जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, तो आएगा 5/2, 5/2 मतलब आएगा 2.5। तो यहाँ पर से जो हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम आएगी, फाइनल वैल्यू मतलब एक्स ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 2.5। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपने ये फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला याद करना है, और कब वैलिड होगी, जब हमारे पोल लाई करेंगे आपके लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है। राइट हाफ के लिए हमारी ये थ्योरम आपकी इनवैलिड होती है, ठीक है। बस आपने इसमें यहाँ पर याद करना है। बाकी आप इसमें एक होता है मार्जिनल केस, अगर आपके जो ये आपकी इस अगर जे ओमेगा एक्स एक्सिस पर अगर हमारे पोल लाई कर रहे हैं और डबल पोल एक साथ आ गए तब अनस्टेबल हो जाएगा, और सिंगल पोल है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये मार्जिनली स्टेबल होता है, ठीक है। बस ये दो चीज़ें यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में याद करनी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन। एक इम्पल्स रेस्पॉन्स हमें बताने कि एलटीआई सिस्टम इसका ट्रांसफर फंक्शन इतना दिया है, तो वो क्या होगा। देखिए क्या दे रखा है हमें, एच ऑफ जेड की वैल्यू दी है 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। देखिए आपका जेड डोमेन में और स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए एच ऑफ जेड की जो वैल्यू है अगर आप देखें तो ये क्या है, इस फॉर्म में 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z/z माइनस ए, ठीक है। तो ये तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखें तो इसके हिसाब से वैल्यू क्या है, एच ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स।
या इसको हम लिखेंगे z अपॉन z माइनस 0.5। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 0.5। और इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन तो आपने इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म तो पता ही होगा। इसका हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपका सिग्नल है, यहाँ पर LTI सिस्टम है, और ये आपको यहाँ पर क्या दिया हमारा कॉजल सिस्टम है। देखिए कॉजल सिस्टम मतलब आपका 0 के बाद t<0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, और t>1 के लिए इसकी 0 आपकी आपकी नॉट इक्वल टू t>0 के लिए आपकी इसकी वैल्यू आपकी लाई करेगी। तो देखिए लेस देन वाला तो वैसे ही नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब ये वाला गलत हो गया, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। देखिए स्टैंडर्ड वाले का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a की पावर n इंटू यू ऑफ n, ये होता है। सिमिलर इस केस में देखिए a की पावर n लिखेंगे, a की पावर ये आई है तो आ जाएगा a की पावर n मतलब 0.5 की पावर n इंटू यू ऑफ n। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 0.5 की पावर n यू ऑफ n, आंसर नंबर ए। देखिए ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या था, कॉजल दिया था। अगर इसने एंटी कॉजल दिया होता तो हमारा आंसर बी आता, लेकिन कॉजल दिया है तो कॉजल के लिए हमेशा यूनिट होगी आपकी यही, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बाकी मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में भी, एक मिनट। देखिए यहाँ पर आपका जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स है, ठीक है, तो ये होता है हमारा a की पावर n u ऑफ n। ये स्टैंडर्ड है, ये आपको पता भी होना चाहिए। और अगर देखिए कॉजल सिस्टम है, कॉजल के लिए क्या होगा, कॉजल के लिए मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन a होती है, ठीक है। वहीं अगर इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू अगर माइनस a की पावर n और होगी आपकी माइनस n, एक मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर माइनस a की पावर n देन u ऑफ n-1 होगी, n की जगह माइनस n और -1 होगी, तभी किस टाइप का होगा, ये होगा आपका एंटी कॉजल सिस्टम। एंटी कॉजल सिस्टम वाला केस होगा, यहाँ पर जो मॉड जेड की वैल्यू है वो लेस देन मॉड ए होगी, ठीक है। ये इसमें आप लोग याद कर लीजिए, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एंटी कॉजल के लिए अगर यही आपका क्वेश्चन एंटी कॉजल के लिए होता तो ये वाला आंसर आपका एंटी कॉजल के लिए होता, ठीक है। एंटी कॉजल के लिए ये आंसर सही होता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कॉजल पूछा है तो कॉजल के लिए हमारा आंसर ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है द ग्रुप डीले, हमें टाउ जी ओमेगा, ये टाउ या टी बोल सकते हैं, ऑफ आ सिस्टम विद अ फेज रेस्पॉन्स थीटा की वैल्यू दी है -3 ओमेगा। तो हमें यहाँ पर ग्रुप डीले बताना है। देखिए ग्रुप डीले हमारे वैसे कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, इसका मैंने ईसी वाला भी लिया है तो एक क्वेश्चन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको बताता है कि कितनी देर में हमारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास होकर जा रही है, मतलब कितना डीले हो रहा है सिस्टम के पास तक पहुँचने, सिस्टम में इन्फॉर्मेशन पहुँचने के लिए। देखिए अगर आपने ग्रुप डीले की डेफिनेशन पता होगी तो उससे हमारा आता है टी ऑफ जी ओमेगा विच इज़ ग्रुप डीले। ये हमारा होता है आपका माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी ओमेगा, ठीक है, माइनस डी थीटा ओमेगा बाई डी ओमेगा। ओमेगा के रेस्पेक्ट में हम लोग थीटा को यानी फेज रेस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं और साइन हमारा माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, जो हमारे यहाँ पर आपकी वैल्यू दी है किसकी, हमारी थीटा ओमेगा की, ठीक है, हमारी थीटा ओमेगा की वैल्यू हमें दी है विच इज़ इक्वल टू -3 ओमेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस डी थीटा ओमेगा बाई डी टी डी ओमेगा, तो ओमेगा के उसमें हो जाएगा -3 और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं ग्रुप डीले कि यहाँ पर से वैल्यू आएगी हमारी 3 सेकेंड, ठीक है। तो माइनस ये आया, ये वाला माइनस यहाँ चलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 सेकेंड। आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। तो ये होता है आपका ग्रुप डीले का फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला बेस है, एक बार ये ईसी के किसी एक पेपर में आया भी था तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको फेज डीले का फॉर्मूला, ये भी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो बता देते हैं, एक मिनट। फेज डीले को हम लोग लिख सकते हैं टी पी, आपका फेज डीले के लिए पी आ गया, तो ये होता है आपका माइनस, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बस डी ओमेगा बाई ओमेगा से हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सिंगल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का डीले हम लोग बताते हैं इस केस में, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं DFT। उसमें बोल रहा है कि आपका n पॉइंट सीक्वेंस हैज़ अ फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ, हमारे n पॉइंट का जो फ्रीक्वेंसी है, n पॉइंट की जो हमारे पास सीक्वेंस है DFT के, उसमें फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक DSP का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का एक हमारा प्रैक्टिकल यूज़ होता है। जैसे हमारे ऑडियो या फिर स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा ये यूज़ होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के कितने पास है या कितनी अलग अलग हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखिए अगर हमारे यहाँ पर इसको दिखाता हूँ, अगर हमारे DFT है जिसको हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर हम कंटिन्यूस DTFT जिसको हम डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म वो कहते हैं, उसका स्पेक्ट्रम का सिर्फ एंड डिस्क्रीट यहाँ पर हम लोग इक्वली पॉइंट को यहाँ पर सैम्पल कर सकते हैं। मतलब जो आपका DFT है, एक मिनट, ये जो हमारा DFT है, DFT के हम लोग कंटिन्यूस, जो हमारे DTFT क्या हुआ, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कितने, सिर्फ जो n नंबर टाइम है इतने बारी, मतलब n डिस्क्रीट इक्वली पार्ट में हम लोग यहाँ पर या इक्वली पॉइंट में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल। मतलब हम लोग DFT को कंटिन्यूस DTFT बनाने के लिए n नंबर टाइम्स ऑफ सैम्पल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर n क्या होता है, n हमारे पूरे आपके जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको उसमें स्प्रेड होता है। जो नंबर ऑफ पॉइंट है ये आपके टोटल सैम्पलिंग पीरियड में आपके स्प्रेड होता है। जो सैम्पलिंग पीरियड हमारा 0 से लेकर सैम्पलिंग कोई फ्रीक्वेंसी FS है, इसके टाइम के बीच में हमने यहाँ पर n सैम्पल कट कर रखे हैं इक्वल आपके एरिया के। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर दो जो कॉन्जिक्यूटिव DFT पॉइंट है उसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी का गैप है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं आपको टोटल रेंज, जो हमारी यहाँ पर रेंज है सिग्नल की, अपॉन यहाँ पर हमारा आता है नंबर ऑफ पॉइंट, जो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसके थ्रू हम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी रेंज, माना FS है, 0 to FS हमारी FS होगी, और हमारे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो गए n, तो FS/n। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर नंबर A, FS/n। ठीक है, ये होता है आपका टोटल रेंज अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट। नंबर ऑफ पॉइंट कितने होंगे, सिर्फ हम यहाँ पर n पॉइंट या फिर n सैम्पल ही हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यही आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन, जिसको आप डेल्टा F कहते हैं ना, वो। ठीक है, जितना छोटा आपके डेल्टा F होगा, मतलब इन दोनों के दो आपके सिग्नल के बीच की अगर ये लेंथ जितनी कम होगी, डेल्टा F जितनी आपके पास होगी, उतनी हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। बाकी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ और ईजी वे में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी डेल्टा F है, फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन की वैल्यू होती है आपकी FS/n। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 1/, टोटल, मतलब टोटल के लिए क्या आ जाएगा, टोटल के लिए हमारा आ जाएगा आपका नंबर ऑफ सैम्पल इनटू टोटल टाइम। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर ये भी दिया होता तो ये भी हमारा आंसर होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो आपके टिक लगाते हैं इसको, आपको इसके रेवोल्यूशन को बूस्ट आउट करने के लिए। एक हम लोग जीरो पैडिंग करते हैं, और एक हम लोग यहाँ पर रियल में जो आपको रेवोल्यूशन होता है उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। देखिए जीरो पैडिंग क्या होती है, जब हम आपका आर्टिफिशियली, मतलब हम लोग इसके DFT के पॉइंट को बढ़ाते हैं, मतलब n पॉइंट से हम लोग इसको माना कोई n+4 या n+5 कोई एक पॉइंट तक का बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो असली स्पेक्ट्रम था उसका रेवोल्यूशन इंप्रूव नहीं होता है, लेकिन क्या होता है हमारा वो देखने में बहुत स्मूथ लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड जो हम इसकी ट्रिक होती है वो होती है आपके रियल रेवोल्यूशन को आपको इम्प्रूव करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टोटल टाइम है जिसको आप n/TS है ना, हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में बढ़ाते हैं, जिससे आपके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्लोज हो जाती है और हम लोग ईजिली आपके इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा FS/n। अच्छा लगा दिया था, आंसर नंबर A FS/n। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ x ऑफ t हैज़ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है x ऑफ t + 3 - 6। तो देखिए क्या है, x ऑफ t हमारा सिग्नल है, इसका यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है x ऑफ ओमेगा। तो हमें बताना है x ऑफ 3t - 6 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
टाइम शिफ्टिंग भी हुई है और टाइम स्केलिंग भी हुई है। शिफ्टिंग हमारे 6 से हुई है और स्केलिंग हमारे फैक्टर 3 से हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको सिंपल वे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्या क्या हुआ है। यहाँ पर हमारे क्या हुआ है, हमारी टाइम शिफ्टिंग हुई है और साथ साथ हमने टाइम को स्केल कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारी 2 चीज़ हुई है। तो हमने ये 2 चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप का है तो सबसे पहली जो अप्रोच होती है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का टाइम यहाँ पर जो आपके शिफ्टिंग हुई है हम लोग पहले उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, जो आपका यहाँ पर जो आपका देखिए टाइम कॉन्स्टेंट वाला आपका ये वाला टर्म है, ठीक है। हम लोग इसको पहले बाहर लेते हैं। मतलब अगर मैं दिखाऊँ तो x ऑफ 3t - 6, इसको स्टैंडर्ड में बनाने के लिए ये 3 को हम यहाँ से हटाते हैं। तो देखिए x ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 मैंने कॉमन कर दिया यहाँ से, तो अंदर बचा 3 - 2, ये हमारी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बचा, x 3 हमने कोई फैक्टर था ये बाहर निकाला तो अंदर बचा 3 - 2। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या है, अब ये है आपका t - t नॉट। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारी शिफ्टिंग हुई है आपकी टाइम की, विच इज़ t - t नॉट। अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पर t नॉट की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। और आपको पता है अगर हमने टाइम शिफ्टिंग करने के फोरियर ट्रांसफॉर्म में, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t - t नॉट का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये क्या आता है, e की पावर -j ओमेगा t नॉट इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। यहाँ पर क्या है हमारी, इसकी वैल्यू है आपके 2, तो क्या निकालना है, x ऑफ t - 2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगी e की पावर -j आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। 2 इंटू ओमेगा और एक्स ऑफ ओमेगा तो हमारा ही एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये हमारे यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग की वैल्यू आएगी। जब हमने टाइम शिफ्टिंग कर रखा है देन हम क्या करेंगे, टाइम स्केलिंग। देखिए यहाँ दिखाता हूँ, अब नहीं करी टाइम स्केलिंग। एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम अब करेंगे टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में क्या होता है, अगर हमने x ऑफ 80 है, ठीक है, माना कोई एक फंक्शन है उसको हमने a से यहाँ पर टाइम स्केल कर रखा है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a, जहाँ पर a का मॉड होता है 1/mod a इंटू एक्स ऑफ ओमेगा के उसमें आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज डिवीजन इज फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर हमारी वैल्यू थी आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, x ऑफ 3t। अगर देखूँ तो ये आ जाएगा a की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है 3। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी a की वैल्यू है वो थी हमारी 3, ठीक है। तो मैं अगर इसको पूरा अगर दोनों को कंबाइन करूं तो हमारा कंबाइन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x ऑफ, सिंपल लिखो तो a प्लस ये a है x, ये आ जाएगा x प्लस at टाइम माइनस b, कोई एक टाइम से आपका वो कर रहा है वो हो गया माइनस। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ऐसे करता हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ये, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा इक्वल होगा 1/mod a के बराबर, 1/mod a इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है। देन हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा पीछे वाला टर्म जो e की पावर -j ओमेगा b बाई ए था, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 3 है तो बस वो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर इजीली निकालते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या थी, देखिए b की वैल्यू है 6, ये मैंने b मानता, ये b की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/a की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 1/3 एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए की वैल्यू 3, 1/x ओमेगा बाई 3, ये आ गया वैल्यू। और ये आ गया e की पावर -j2 ओमेगा, ठीक है, जो हमने पीछे निकाल भी दिया था, वरना यहाँ पर आप पुट करके निकाल देते हैं ये x e की पावर -j2 ओमेगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/3 x 3 बाई ओमेगा e की पावर 2 ओमेगा। बिल्कुल आंसर नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट सीखने वाली थी, क्योंकि हमने पहले फैक्टर को बाहर करते हैं देन आपका टाइम शिफ्ट करेंगे। अगर आप फैक्टर बाहर नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका आंसर ये आता, ये बी वाला जो आपका आंसर होता गलत, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने यहाँ पर देखनी थी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ये भी DSP का क्वेश्चन आ गया, विच विंडो फंक्शन हैज़ द नैरोवेस्ट मेन लोब विथ टू FIR फिल्टर डिज़ाइन। FIR फिल्टर डिज़ाइन में कौन सी विंडो की आपकी जो मेन लॉब विड्थ है वो आपकी सबसे पतली होती है, ठीक है। तो देखिए इसने यहाँ पर चारों जो हम विंडो यूज़ करते हैं सबका नाम दे दिया, एक हमिंग दे दिया, एक हैनिंग दे दिया, एक रेक्टेंगुलर दे दिया और एक आपका ब्लैकमैन विंडो दे दिया,
ठीक है। तो देखिए हाँ हमारे क्या होते हैं यहाँ पर, देखिए हर आपकी विंडो जो होती है, हर एक विंडो फंक्शन का अपना एक फिक्स मेन लूप विड्थ होता है, ठीक है। मतलब जैसे आपका एन कोई एक फिल्टर की लेंथ एन है ना, जो उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर विंडो है इसकी जो मेन लॉब विड्थ है ये होती है 4π/n, ठीक है, जो आपकी सबसे छोटी है, नैरोस्ट होती है। तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, रेक्टेंगुलर वाला। देखिए रेक्टेंगुलर में क्या होती है, ये हमारी जो किसकी मेन लॉब विड्थ है, थोड़ा मोटा लिखता हूँ, इसकी जो मेन लॉब विड्थ है ये यहाँ पर क्या होती है, ये होती है आपकी 4π/n, ठीक है, 4π/n विच इज़ नैरोएस्ट। ये आपके सभी टाइप के विंडोज़ में आपकी नैरो होती है, ठीक है। ये आपकी एक स्टैंडर्ड विंडो है। इसके अलावा मैं बाकियों को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका से लेते हैं आगे, बताता हूँ आपका ब्लैकमैन विंडो। इसकी जो आपकी होती है इसकी मेन लॉब सबसे बड़ी होती है, मतलब सबसे वाइडेस्ट होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपकी जो इसकी मेन लॉब विड्थ है ये यहाँ पर होती है वाइडेस्ट। इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं तो वो होती है आपकी 12π/n, ठीक है, 12π/n इसकी वैल्यू होती है। बाकी जो हैनिंग और हैमिंग होती है ये आपकी दोनों इनके बीच में आती है, ठीक है। मेन आपकी है आपकी सबसे नैरोस्ट या सबसे आपकी वाइडेस्ट कौन सी है, नैरोस्ट में आती है हमारी रेक्टेंगुलर और वाइडेस्ट में आती है हमारी कौन सी, ये ब्लैकमैन, ठीक है। तो ये आपके चारों के चार थी विंडो, इसने चारों के बारे चार के चार दे दिए ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ एन। देखिए डिस्क्रीट सिग्नल है एक्स ऑफ एन 1 2 3 विथ एच ऑफ एन, ठीक है, इम्पल्स वाला दिया है 1 और 1, यील्ड अ सीक्वेंस लेंथ ऑफ। तो हमें इसका सीक्वेंस लेंथ बतानी है डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने लेंथ निकालने का रूल अगर आपको पता होगा तो मैं बताता हूँ लेंथ कैसे निकालते हैं। तो लेंथ यहाँ पर जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट लेंथ, ठीक है, आउटपुट लेंथ वो होती है हमारी n इज इक्वल टू n1 पहले वाले के नंबर ऑफ आपके सीक्वेंस प्लस सेकेंड वाले के नंबर ऑफ सीक्वेंस -1, ठीक है। यहाँ पर n1 और n2 क्या है, इनपुट के सीक्वेंस की लेंथ है। इस क्वेश्चन में आप देखें n1 की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में n1 की वैल्यू है आपकी 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर x ऑफ n के जो हमारे हैं इसके 3 सिग्नल है, मतलब ये x ऑफ n कि यहाँ पर 3 सिग्नल है, कौन कौन से, उसकी वैल्यू है आपकी 1 2 और 3, और वैसे कितने सिग्नल है, ये 3 सिग्नल है। वहीं n2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर विच इज़ h ऑफ n, उसकी वैल्यू है आपकी 1 और 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ निकालनी है हमें, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1। n1 इज 3 whereas n2 इज 2 एंड वी डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 3 2 5, 5 में से 1 कम करा 4। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर लेंथ आ गया हमारे, टोटल नंबर आपके सैंपल की लेंथ आ गई 4। तो आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वरना इसको हम लोग अगर आपने इसको सॉल्व भी करना है ना पूरा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल दिखाऊँ, अगर 1 2 3 लिखा मैंने और यहाँ पर क्या लिखा मैंने 1 1, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारी लेंथ 1, ठीक है। पहले वाला ऐसे लिखेंगे, देन आपका फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट और ये सेकंड इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3, देन इसको हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए मतलब 1 1 1 और ये आ जाएगा 3 और 2 5 और ये लास्ट वाला वैसे ही, ठीक है। ये तो मैं अगर सैंपल भी देखेंगे तो आपका 1 3 5 से आता है, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है हमसे, सिर्फ इतना पूछा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। इसकी लेंथ होगी आपकी बी 4, ठीक है। अगला देखते हैं जो आज का इसका लास्ट का क्वेश्चन है, वो दिया है आपका फॉर अ सिस्टम विथ इम्पल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी की वैल्यू दी है e⁻⁻2t u ऑफ टी। तो रेस्पॉन्स बताना है यूनिट इनपुट u ऑफ टी, ठीक है। हमें यहाँ पर स्टेप इनपुट बताना है, हमें यहाँ पर एच ऑफ टी की वैल्यू दी है। देखिए एच ऑफ टी इज इक्वल टू e⁻⁻2t इंटू यू ऑफ टी, ये हमें दिया है। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है स्टेप रेस्पॉन्स। तो अगर आपको पता होगा स्टेप को हम लोग यहाँ पर निकालते कैसे हैं, देखिए मैं आपको उसके फॉर्मूला बताता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए अगर हमने स्टेप निकालना है एस ऑफ टी, स्टेप के लिए क्या आता है, स्टेप हमारा होता है
इंटीग्रेशन करते हैं आप लोग इसका इम्पल्स का, 0 to t इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स विच इज़ h ऑफ टाउ इंटू डी टाउ, ठीक है। और आपने h ऑफ टाउ निकालना है। h ऑफ टाउ के लिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पर h ऑफ टाउ जो हमें दिया है वो दिया है आपकी e की पावर -2t, ठीक है। हमें यहाँ पर से स्टेप निकालना है, तो स्टेप की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर s ऑफ टाउ स्टेप की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 0 to t e की पावर -2t इंटू डी टी, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा इम्पल्स का रेस्पॉन्स का इंटीग्रल हमारा आपका यूनिट इस टाइम पर खुद खुद आता है, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करा। देखिए आगे ले आता हूँ मैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका, एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये आया था हमारा इंटीग्रेशन 0 to t e की पावर -2t dt, e की पावर -2t इंटू डी टी। जब हम आपका इम्पल्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा स्टेप रेस्पॉन्स आता है विच इज़ s ऑफ t, ठीक है। हमने यहाँ पर इम्पल्स का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा -e की पावर -2t, और ये आपका 2 आपका नीचे आ जाएगा इधर, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to t, ठीक है। आपका ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -0.5 e की पावर -2t आपका 0 to t, लिमिट हमारी 0 to t है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं 0.5 e की पावर -2t, t की लिमिट t है, और माइनस आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी, लोअर आ जाएगी -0.5 e की पावर -0 होती है आपकी 1, तो e की पावर 0.5 ये इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका, ये यहाँ से चला जाएगा 0.5, अगर कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0.5 ये हमारा कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -2t, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो u ऑफ t लगा सकते हैं, 0.5 1 माइनस e की पावर -2t इंटू यू ऑफ टी। इम्पल्स की बात चल रही थी, ये मतलब स्टेप के लिए, तो स्टेप के लिए ये वैल्यू आएगी 0.5 1 माइनस e की पावर -2t 1 माइनस e की पावर -2t यू ऑफ टी। आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने आपका ये लगा के आंसर निकाला। देखिए इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो आपको दोबारा यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने स्टेप रेस्पॉन्स का फॉर्मूला लगाया, हमारा स्टेप रेस्पॉन्स को हम डिनोट करते हैं आपका एस ऑफ टी विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to t एच टाउ डी टाउ, ठीक है। आप टाउ की जगह टी भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही बात है, हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। वही अगर हम u ऑफ टी निकालें तो हमारा u ऑफ टी सिंपल क्या होता है, हमें पता है u ऑफ टी इम्पल्स यूनिट स्टेप होता है आपका इंटीग्रेशन डेल्टा टी, तो हम उसी से हम लोग यहाँ पर ये निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आपका स्टडी स्टेट गेन का आपका शॉर्टकट है, ठीक है, ये आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर यही लगा दिया था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला जो हमारी क्लास है वो होगी हमारी EMFT पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पर।